So friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 21st of October 2022। 21 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। ये टर्म आपको कहाँ सुनने को मिलता है, किस कंटेक्स्ट में सुनने को मिलता है? ऑप्शंस आर ए फार्मास्यूटिकल्स, बी डिफेंस इक्विपमेंट, सी स्पेस टेक्नोलॉजी या डी वैक्सीन डेवलपमेंट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी बी डिफेंस इक्विपमेंट। आप सबको पता होगा कि जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट मतलब कि कौन सी लिस्ट है जो कि होम मिनिस्ट्री प्रोक्योर करेगी इंडिजिनस मीडियम से, उसके बारे में ये आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिफेंस इक्विपमेंट। दूसरा सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। अब रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब विल प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म टू एंकर अ शेयर्ड विजन अमंग ऑल फाइनेंशियल इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स। मतलब कि आरबीआई जो रहेगा एक मतलब एंकर की भूमिका निभाएगा फॉर शेयर्ड विजन अक्रॉस ऑल द फाइनेंशियल इकोसिस्टम शेयर होल्डर्स। एंड दूसरा है इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। पॉज करके आप आंसर करिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका रहेगा ए यानी कि वन ओनली। दूसरा गलत है क्योंकि इट इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ फिनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस इन्वॉल्व नहीं है, ये होली ओन्ड है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही। आंसर विल बी वन ओनली। तीसरा सवाल है नारकोंडम एन आइलैंड सीन इन न्यूज़ रिसेंटली इज नोन फॉर। नारकोंडम क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों न्यूज़ में था? ए आंसर ऑप्शन इज हैविंग इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, बी अ सबमरीन कमांड वॉज स्टैब्लिश्ड, सी इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड, या डी होम टू द सेंटिनलीज। तो इसका करेक्ट आंसर है इट इज़ इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड एंड हैविंग इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है उसका आंसर हो जाएगा बैरन हो जाता। और सेंटिनल आइलैंड आपको पता होना चाहिए इट इज़ अ होम टू सेंटिनलीज। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ ईस्टर्न मोस्ट आइलैंड। सी विल बी द आंसर फॉर दिस। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। तो लिज ट्रस आपको पता होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली 45 दिन पहले ही लिज ट्रस वहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी ब्रिटेन की। तो लिज ट्रस ने कहा है कि नाउ शी विल बी एग्जिटिंग बिकॉज शी हैज़ फेल्ड इन फुलफिलिंग द मैंडेट फॉर विच शी वॉज चूजन। ठीक है ना, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ द रीज़न वाई शी इज़ लिविंग द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिज ट्रस ने अनाउंसमेंट कर दिया है। नेक्स्ट वीक तक डिसीजन हो जाएगा कि कौन नया बनेगा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या चल रही है ब्रिटेन में? प्रॉब्लम चल रही है कि वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है और इकोनॉमिक क्राइसिस एक तरीके से शुरू हो गई। तो इकोनॉमिक क्राइसिस हैव स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड वहाँ पे प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन हैज़ रीच्ड अ लॉट हायर। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इन्फ्लेशन के परसेंटेज, तो इन्फ्लेशन हैज़ रीच्ड एट सच अनसस्टेनेबल लेवल। मतलब गैस एंड अदर फ्यूल प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड बाय 70%, 70%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ओवरऑल 10% हो चुका है आपका, बढ़ते बढ़ते 10% के आसपास वो हो चुका है। तो द इन्फ्लेशन रेट हैज़ इंक्रीज, ग्रोथ हैज़ डिक्रीज। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे चल रही हैं। स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन एक तरीके से कहना चाहिए, और इस कारण से वहाँ पे लिज ट्रस जब चुनी गई थी तो उनसे ये मैंडेट था कि ये प्रॉब्लम वो सॉल्व करेंगे, बट शी इज़ अनएबल टू डू दैट। अगली न्यूज़ है कंपटीशन पैनल इम्पोजेज अ 1338 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। तो गूगल के ऊपर 1338 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। क्यों लगाई है पेनल्टी? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है। सबसे पहली चीज़ तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगाई है पेनल्टी, और ये कहा है कि गूगल ने अपनी पोजीशन का लेवरेज मतलब कि गलत इस्तेमाल किया है। गूगल ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मार्केट में, कौन से मार्केट में? ऑनलाइन सर्च के और ऐप स्टोर के मार्केट में। तो उन्होंने कहा है कि गूगल ने अपनी जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका मिसयूज़ किया है। और आपको पता होगा कि एप्पल ने एंड्रॉयड खरीद लिया था 2005 के आसपास, है ना। गूगल ने 2005 के आसपास एंड्रॉयड खरीद लिया था, और इस कारण से आप देखोगे कि जब भी कोई फ़ोन आता है, आप फ़ोन तो एंड्रॉयड का नहीं है ना, फ़ोन तो
फ़ोन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड का, है ना, लेकिन उसमें क्या होता है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स अगर आप देखोगे तो गूगल के आपको यूट्यूब, गूगल का ही आपको एडसेंस, गूगल का ही आपको उसमें गूगल सर्च, ये सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड मिलती है और बाय डिफ़ॉल्ट वो गूगल रहता है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि मतलब कि जो गूगल था वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ कर रहा था, लेवरेज कर रहा था, एंड उसने अपने तरीके के जितने भी और दूसरे कॉम्पिटिटर्स थे उनको पूरा राउट आउट कर दिया है ना, रूट आउट कर दिया। क्रोम, यूट्यूब और चाहे कोई भी हो, इन सब की जगह और कोई यूज़ ही नहीं करता। इस कारण से गूगल के अगेंस्ट जो है एंटी ट्रस्ट कैंपेन चलाया गया था और अभी फाइनली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1338 करोड़ का उनके ऊपर एक मतलब पेनल्टी ठोकी हुई है, ठीक है ना। सीसीआई ने ये भी रिस्ट्रिक्ट किया है गूगल को कि भैया भैया आप जो रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स करते हो स्मार्टफोन मेकर्स के साथ, मतलब स्मार्टफोन मेकर्स के साथ रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट करके व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ दैट कि वो अपनी सर्विसेज को एक्सक्लूसिवली बोल देते थे कि आपको प्री इंस्टॉल्ड रखना है। मतलब क्या वो न केवल एंड्रॉयड में तो ऑलरेडी ठीक है, चलो एंड्रॉयड आपने ख़रीद लिया वो आपका वो है, लेकिन सैमसंग का फ़ोन ख़रीदो आप, वीवो का फ़ोन ख़रीदो आप, जा करके मतलब कोई रेडमी ख़रीद लो, कुछ भी खरीदोगे लेकिन वहाँ पे गूगल ही आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। तो ये कह रहे थे कि दे वर एंटरिंग इनटू द रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट्स, रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट कर रहे थे विद डिफरेंट स्मार्टफोन मेकर्स। तो इससे क्या, तो लोगों की चॉइस लिमिट हो जाती है। भाई देखो, आपको अगर प्री इंस्टॉल्ड गूगल क्रोम मिल जाएगा तो आप ओपेरा मिनी और ये सब नहीं जाओगे यहाँ सब, है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको पहले ही क्रोम मिल गया तो आप सफारी का यूज़ भी नहीं करोगे। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं जो कि गूगल कर रहा था। कॉम्पिटिशन के बारे में अगर हम देखें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 2000 एंड Competition Commission of India is a statutory body that came via the Competition Commission Act 2002। तो 2002 में एक एक्ट आया था, 2002 में एक एक्ट आया था कंपटीशन कमीशन एक्ट, और कंपटीशन कमीशन एक्ट के अंतर्गत ये बॉडी बनाने का बोला गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हालांकि कंपटीशन कमीशन ऑफ एक्ट तो 2002 में ही आ गया था, लेकिन जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट किया था 2009 से और बन गया था 2003 में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दिया था 2003 में और वर्किंग एक्चुअली इसने 2009 में स्टार्ट की थी। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें एक चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स होते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। तो 1+6 का मेंबरशिप होता है, एक चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर्स होते हैं और आपके दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो इस्टेब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2003 में, 2003 में ही इस्टेब्लिश हो गया था। एक्ट कौन सा है, 2002 का एक्ट है। वर्किंग एक्चुअली में 2009 में शुरू किया, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। 1+6 की मेंबरशिप होती है एंड ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो पीएम लॉन्चेस अ न्यू मिशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। अब ऑलरेडी मैं इस मिशन के बारे में बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के साथ मिशन लाइफ। मिशन लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मिशन लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। अब एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सस्टेनेबल और हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करेगा और ये सबको पार्टनर बनाने की एक तरीके से वो है कि जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन पूरी इंटायर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो सब इस प्रोजेक्ट के मेंबर बने, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। ऑब्वियस सी बात है, लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कह रहे हैं ना ये, मतलब ये हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं कि घर में जैसे अगर आप बिजली का उपयोग करते हो तो आप बिजली का उपयोग कम कर दो, थोड़ा वेस्ट मत करो। अगर आप मतलब अपनी अकेले गाड़ी से रोज़ जाते हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो, या कभी कभी पैदल चले जाओ, कभी कभी साइकिल से चले जाओ। तो आपको अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें ग्रीन जो क्लाइमेट है और ये सब एस्पेक्ट है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा और ग्रीननेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस प्रोजेक्ट इज़ देयर एंड मिशन लाइफ उसी के लिए है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। एंड द लॉन्च वॉज फ्रॉम द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से इसका लॉन्च किया गया। एंड मिशन लाइफ मेक्स द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेटिक विद द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरी वन ऑफ देयर ओन कैपेसिटी। मतलब जो लोग अपनी कैपेसिटी में जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप अपने घर से बैठ के भी इस मुहिम
मुहिम में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, इस मुहिम में अपने आप को आप शामिल कर सकते हैं. दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो मिशन लाइफ इज़ फॉर दैट रीजन. द लॉन्च ऑफ मिशन लाइफ इन गुजरात इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट मेजर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन. तो गुजरात से ही क्यों किया गया? क्योंकि गुजरात इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट मेजर्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रोटेक्शन. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स द प्ली टू लिफ्ट द बैन ऑन क्रैकर सेल. तो न्यू दिल्ली में जैसा आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि क्रैकर सेल जो है उसके स्टोरेज, सेल, बर्स्टिंग एंड इन सब के ऊपर बैन लगा हुआ है. ठीक है ना. तो इस बैन को हटाने के लिए एक प्ली गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि नहीं, स्पेंड योर मनी ऑन स्वीट्स, लेट्स ब्रीथ क्लीन एयर, नोबडी कैन बी परमिटेड टू प्ले विद द लाइव्स ऑफ अदर्स. दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय जस्टिस एम आर शाह. एंड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है कि नहीं, आप क्रैकर सेल या क्रैकर का स्टोरेज या फिर आप फायर नहीं कर सकते क्रैकर्स को. दूसरा चीज़, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा जरूर कि इस बार ग्रीन क्रैकर्स में भी बैन लगा हुआ है. तो ऐसा नहीं कि ग्रीन क्रैकर्स ऑन है. तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है कि वो स्टेटमेंट 1 दे देगा फायर क्रैकर्स में बैन लगाया गया था, दूसरा दे देगा कि ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किए गए थे. तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा. ग्रीन क्रैकर्स को भी अलाउ नहीं किया गया है एंड ये बैन 1 जनवरी 2023 तक के लिए लगा हुआ है. ठीक है ना. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. यू कैन वेरी वेल मूव विद मी. ठीक है, आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहें. यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. एंड कर्नाटका टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस फॉर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs. तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो उसने डिसाइड किया कि प्रमलगेट किया जाएगा ऑर्डिनेंस को फॉर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स फ्रॉम 15 to 17% एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स फ्रॉम 3 to 7%. तो शेड्यूल्ड कास्ट का रिजर्वेशन 15% से बढ़ा करके 17% करेंगे और 3% से बढ़ा करके 7% शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन करेंगे. दिस इज़ व्हाट द कर्नाटका हैज़ डिसाइडेड. अब ऑर्डिनेंस पास करने के लिए बोला है, तो ऑर्डिनेंस आपको पता होगा कि आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जो होता है वो पास करने की पावर है. और ऑर्डिनेंस पास करने की पावर ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर के पास रहती है, गवर्नर और प्रेसिडेंट जो रहता है, देखो प्रेसिडेंट के पास जो रहता है, तो याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास रहती है. तो जो आर्टिकल 123 है उससे तो ये पावर प्रेसिडेंट को मिली है, प्रेसिडेंट को. पर 213 अगर इसी को थोड़ा हेर फेर कर देंगे, 213 आर्टिकल की बात करें तो फिर ये पावर गवर्नर के पास रहती है. ठीक है ना. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. और जैसा हम ऑर्डिनेंस के बारे में कई बार बात करते हुए हैं कि ऑर्डिनेंस से आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं पास कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं पास कर सकते. ठीक है ना. और एक क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लाइफ एक ऑर्डिनेंस की कितनी होती है. तो मैक्सिमम लाइफ एक ऑर्डिनेंस की होती है 6 months 6 weeks. याद रखिएगा 6 months 6 weeks इज़ द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस. क्योंकि देखो सेशन मतलब हाउस के मतलब एक साथ होने के बाद 6 वीक तक ही ये चल पाता है. तो चूँकि 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने का हो सकता है और 6 वीक तक और चलेगा सेशन के रीयूनाइट होने के बाद. तो कुल मिलाकर के जो मैक्सिमम लाइफ हो सकती है किसी भी ऑर्डिनेंस की वो 6 months 6 weeks होगी. अनटिल अनलेस कि आप उसको रीप्रमलगेट करो और उसको या फिर इसको एक एक्ट बना करके उसको आप उसके एक बिल बना करके एक्ट बना दो. तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि इसके बारे में. और ऑर्डिनेंस के बारे में एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये पैरेलल लॉ मेकिंग की पावर नहीं है. पैरेलल लॉ मेकिंग की पावर नहीं मतलब अगर हाउस सेशन में है तो फिर आप लॉ इसका ऑर्डिनेंस का यूज़ नहीं कर सकते. हाँ, हालांकि अगर एक भी हाउस जो इम्पोर्टेंट हाउस है लॉ पास करने के लिए अगर वो उसमें नहीं है सेशन में तो आप ऑर्डिनेंस पास कर सकते हो. बट ऑलरेडी 2-3 केस हो चुके हैं. चाहे आप DC वाधवा का केस देख लीजिए, चाहे DC वाधवा का केस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डिनेंस का रूट है दैट इज़ अ मिसयूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, मिसयूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एक तरीके से आप उसका वो एक जो एक्सेप्शन होना चाहिए उसको आप रूल बना रहे हैं. ठीक है ना. तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट. DC वाधवा का केस याद रखेगा. आगे देख लेते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं. तो यहाँ पे पहला जो है वो एडिटोरियल है, द हिंदी एंड हिंदी अलोन काउंसिल इज़ फ्लॉड. अब यहाँ पर ये अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि एक कमेटी बनाई गई थी. देयर वाज दिस 11th वॉल्यूम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी. तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी ने अपना 11th रिपोर्ट दिया है एंड इट वाज सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन September 9, 2022. 2022 के 9 सितंबर 2022 को ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास सबमिट की गई है. किसके द्वारा? ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी.
ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी में। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, जब मेन रिकमेंडेशन है इस रिपोर्ट के वो है हिंदी शुड रिप्लेस इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंग्लिश को हिंदी रिप्लेस कर दे, पहला। दूसरा रिकमेंडेशन दिया है हिंदी शुड बी दी ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन केंद्रीय विद्यालय, IITs, IIMs, ठीक है ना, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ये दूसरा। तीसरा, it should be constitutionally binding upon the state government to propagate Hindi and all। ये आपको याद रखना है, मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग होगा स्टेट्स के पास कि वो प्रोपोगेट करें हिंदी को। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदी जो है वो रिक्रूटमेंट में इंग्लिश को रिप्लेस कर देगी। सेकंड, मैंने आपको बताया कि जो केंद्रीय विद्यालय हैं, IITs हैं, IIM हैं और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हिंदी शुड बी द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ठीक है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोपोगेट करना रहेगा हिंदी, ये उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रहेगा, है ना। एंड ऑफिशियल कमेटी कोई ऐसी कमेटी तो है नहीं, एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत बनाई गई है। तो याद रखिएगा, जो या ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी है ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है और ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत बनाई गई है, सेक्शन 4 के तहत। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो रिव्यू करे कि क्या प्रोग्रेस है हिंदी की और उसके पर्पस के लिए कैसे क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसकी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो बेसिकली ऑफिशियल पर्पस के लिए उनको ये देखना है कि हिंदी की कितनी प्रोग्रेस है ऑफिशियल यूज़ में, और उसकी रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को देते हैं। तो सबसे पहले तो ऑथर ने देखो 2-3 चीज़ें बोली हैं। First of all, making Hindi as the medium of as the sole medium of instruction will be a wrong thing to do। अब रॉन्ग थिंग टू डू क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो अगर लैंग्वेजेस इंडिया की हम लैंग्वेजेस देखें तो देयर आर बेसिकली 2 ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। ठीक है, ऑथर ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड द फर्स्ट ग्रुप इज एक तो आपका जो ये इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं, फर्स्ट वन इज द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, सेकेंड ग्रुप इज योर द द्रविडियन लैंग्वेजेस, सेकेंड लैंग्वेज इज द द्रविडियन लैंग्वेज। अब जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं या इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस है, सॉरी, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस ग्रुप में तो आपका हिंदी बिलोंग करता है, लेकिन जो आपका तमिल हो गया, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, संस्कृत हो गया, देयर आर फ्रॉम द द्रविडियन ग्रुप। तो द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप और इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप 2 ग्रुप हो गए, और इस ग्रुप में हिंदी तो बिलोंग करता है इंडो यूरोपियन ग्रुप से, और द्रविडियन से बिलोंग करता है तमिल, ये सब। तो पूरा का पूरा इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका जो मतलब वो कहना चाहिए वो सारी चीज़ें चेंज्ड हैं, दे आर ऑल डिफरेंट। सो इट इज़ नॉट वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड for them to learn our language or for us to learn the Dravidian languages, है ना। तो जो व्यक्ति जिसमें कंफर्टेबल है वो उसको कर रहा है। नाउ इंग्लिश इज वन लैंग्वेज विच इज एक्टिंग एज अ ब्रिज, है ना। अब ऐसे में इन दोनों को जोड़ने, इन दोनों पार्ट्स को, इन दोनों लैंग्वेजेस को जोड़ने वाली लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप उसी लैंग्वेज को जो ब्रिज लैंग्वेज का काम कर रही है, जैसा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी कहा था, वी हैव गॉट टू एडमिट दैट इट इज़ ओनली इंग्लिश दैट हैज़ मेड पॉसिबल द कनेक्शन ऑफ दिस नॉर्थ एंड साउथ। तो मतलब ये दोनों का जो कनेक्शन हुआ है दैट हैज़ ओनली बीन बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एंड आप उसको यहाँ पे हटाना चाहते हो। तो दिस इज़ व्हाट द ऑथर सेज, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा ऑथर ने ये पॉइंट किया है कि आप देखो क्या होगा कि न केवल आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज करोगे, कल को आप मोड ऑफ एग्जामिनेशन भी चेंज करोगे। आप बोलोगे भैया सिर्फ हिंदी में एग्जाम होगा, तो कुल मिलाकर के जो नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लोग हैं फिर वो गवर्नमेंट सर्विसेज में आएंगे कैसे, है ना। हाउ विल दे इंटर इनटू द गवर्नमेंट सर्विसेज, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। तो दैट इज अगेन ऑथर रेजेस कि यहाँ पे भी एक फ्लॉ है जो कि है। तीसरा जो ऑथर ने पॉइंट दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का जो मैंडेट है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी का मैंडेट ये है कि वो हिंदी की प्रोग्रेस को ट्रैक करे और प्रेसिडेंट के सामने उसकी रिपोर्ट दे। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी का मैंडेट ये कभी नहीं है कि वो सजेस्ट करे कि क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कॉलेजेस में, ठीक है ना। तो ऑथर ने कहा कि यहाँ पे जो काम ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमेटी ने किया है दैट इज़ मच मोर दैन द मैंडेट प्रोवाइडेड टू इट। तो जो मैंडेट उसको दिया गया है उससे ज़्यादा बढ़कर के वो काम कर रहा है। ये उसका काम नहीं है कि वो बताए कि कौन सी लैंग्वेज में एग्ज़ाम हो, कौन सी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाए एंड ऑल, ये सब चीज़ें नहीं है। चौथा जो पॉइंट है ऑथर ने उठाया वो है कि जो चेंजिंग वर्ड है, अगर आप वर्ड के हिसाब से देखो तो वर्ड में बाकी कंट्रीज़ और बाकी ये सब तो नहीं बोलते ना इंग्लिश के अलावा आपसे, है ना। आप फिर उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करोगे? हर जगह फिर आप क्या डिमांड करोगे कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते आप। तो देयरफॉर दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको बहुत ही इनफॉर्मली और फॉर्मली बोथ वेज इट अलाउज यू टू कनेक्ट विद द ग्लोबल लेवल।
लेवल, तो आप ग्लोबल लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि एक बार दोबारा से इसको सोचने की ज़रूरत है, और जस्ट प्रमोटिंग वन लैंग्वेज दैट विल, हाँ हिंदी के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हिंदी के लिए किया नहीं जा रहा है। आर्टिकल आप 351 उठा करके देख लें, आर्टिकल आप नॉर्मली आप देखें कि आर्टिकल 344 343 उठा के देख लें, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आर्टिकल 343 एग्जैक्टली बोलता भी है, आई थिंक आर्टिकल 343, यस आर्टिकल 343 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, है ना। तो ये ऑलरेडी इसको हिंदी को हम उतनी रिस्पेक्ट देते हैं, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, बट कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी बिफोर मेकिंग इट द सोल लैंग्वेज और द सोल मैंडेटरी लैंग्वेज। तो ये चीज़ ऑथर ने उठाई है। दूसरा जो एडिटोरियल है वो है इंडियाज़ बर्निंग इशू सस्टेनेबली, हमको सॉल्व करना है। बर्निंग इशू कौन सा है? स्टबल बर्निंग का, ठीक है ना। द बर्निंग इशू इज़ ऑफ द स्टबल बर्निंग। ऑथर ने कहा कि विंटर शुरू हो रही है, स्टबल बर्निंग अगर शुरू हुआ तो न केवल पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, हर जगह आपको पोल्यूशन ही पोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब ऑथर ने यहाँ पे बताया कि इस स्टबल बर्निंग की समस्या को दूर करने के लिए मतलब दोनों मेथड्स अपनाए गए हैं, चाहे वो आप इन सिटू मेथड हो चाहे एक्स सिटू मेथड हो। इन सिटू मेथड मतलब कि हैप्पी सीडर्स का यूज़ किया गया, बायोडिकम्पोजर्स का यूज़ किया गया। एक्स सिटू सोल्यूशन मतलब कि जो स्टबल था उसका यूज़ ब्रॉयलर्स में किया गया, इथेनॉल बनाने के लिए किया गया, है ना, या फिर उसको कोल, चारकोल इन जगह थर्मल पावर प्लांट में यूज़ किया गया। तो ये एक्स सिटू मेथड हो गए। तो ये दो तरीके के मेथड यूज़ किए गए हैं, बट अभी तक जो प्रोग्रेस है स्टबल बर्निंग की समस्या को दूर करने में, दैट हैज़ नॉट बीन वेरी मच, दैट हैज़ नॉट बीन वेरी मच, ठीक है ना। और दैट इज़ द रीज़न वाई कि और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। ऑथर ने कहा है कि हमको सस्टेनेबल सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, एनी हाउ वी हैव टू फाइंड द सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर दैट। एंड वही वाली चीज़ें हैं कि देखो, अगर आपको पता है कि पैडी के कारण बहुत ज़्यादा स्टबल बर्निंग हो रही है, पैडी के कारण, है ना, तो आप भाई पैडी को एलिमिनेट करना, यहाँ से जिस रीजन में पैडी के कारण स्टबल बर्निंग हो रही है वहाँ से पैडी को रिप्लेस करो, और उसको रिप्लेस करके कोई ऐसा क्रॉप ग्रो करो जो कि सेम अमाउंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी हो और सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो पैडी को रिप्लेस करना शुरू करो। तो कुल मिलाकर के एक चीज़, दूसरी पहली चीज़ ऑथर ने ये बोली है। पॉलिसी लेवल में भी हमको ये देखने की ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, वाटर, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हम देखें, एक साथ इनको देखना पड़ेगा। इनको अगर हमको मैनेज करना है तो हमको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें इंटरवाइंड हैं, और हम इनको साइलोज यानी कि अलग अलग नहीं हैंडल कर सकते हैं। वी हैव टू हैंडल देम इन टोटलिटी, है ना। ये दे आर ऑल इंटरवाइंड, है ना। तो एंथ्रोपोसीन एरा में ये सब इंटरवाइंड है, उनको सबको साथ ही लेकर के चलना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। शुड दलित मुस्लिम एंड दलित क्रिश्चियंस बी गिवन द SC स्टेटस। तो अभी वर्तमान में जो पॉलिसी मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिसी अभी यही है कि पहले तो मतलब कि SC स्टेटस किसको दिया जाता है, जो एक तो हिंदूज़ थे, है ना, हिंदूज़ वर अलॉटेड द SC स्टेटस इन 1956, ठीक है। बाद में 1956 में सिख जो कन्वर्ट हुए, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कि वे हिंदूज़ थे जो जिनको शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दिया गया था। 1956 में ऐसे सिख जो कि कन्वर्ट हुए थे, मतलब ऐसे दलित जो सिखिज़म में कन्वर्ट हुए उनको दिया गया, और 1990 में ऐसे दलित जो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए उनको भी दिया गया रिजर्वेशन, और SC स्टेटस भी दिया गया, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे कहा है कि अभी भी दलित जो क्रिश्चियंस और दलित जो मुस्लिम्स हैं उनको नहीं दिया जाता, तो क्या उनको भी दिया जाना चाहिए या नहीं, इस पे सवाल है। तो ऑथर ने कहा है कि बिल्कुल यहाँ पे जो व्यूज़ आए हैं, तो सबसे पहले ऑथर ने ये कहा कि भैया देखो, जो ये आपका इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है, दे आर अब्राहमिक रिलीजन, और अब्राहमिक रिलीजन में कहीं पे भी आपको अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको कास्ट हायरार्की का कंसेप्ट नहीं मिलेगा। ये कंसेप्ट जो है वो हिंदुज़म में है। तो जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन है वहाँ तो दिया जा सकता है, लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन है, जब वहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं है अनटचेबिलिटी का और इस तरीके की हायरार्की का, तो वहाँ पे आप इस तरीके से कैसे उनको SC और ये स्टेटस प्रोवाइड करोगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज़ बीन रेज्ड। दूसरा ऑथर ने एक व्यू क्या है कि देखो, दलित, क्रिश्चियन और मुस्लिम ऐसा तो नहीं कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अगर आप स्टेट OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट देखेंगे एंड सेंट्रल OBC लिस्ट देखेंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी इनको 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो वाई दे वांट टू शिफ्ट टू 15% रिजर्वेशन, SC रिजर्वेशन, है ना। तो जब ऑलरेडी आपको 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है OBC के अंतर्गत, तो वाई डू यू वांट टू शिफ्ट टू 15% SC रिजर्वेशन, है ना। तो दिस इज व्हाट द थिंग। तो SC स्टेटस आप क्यों चाहते हो दलित, क्रिश्चियन और मुस्लिम को, ऑथर ने ये सजेस्ट किया है।
ठीक है। लेकिन हाँ, ऑथर ने कहा कि देयर मस्ट बी अ सेपरेट रिलीजियस माइनॉरिटी रिजर्वेशन एज वेल वेयर दलित क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स कैन बी एकोमोडेटेड। तो एक सजेशन ये दिया कि हाँ, आप सेपरेट जरूर कर सकते हो, और लेकिन ऑलरेडी वो मतलब उनको ओबीसी में रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन के प्रावधान है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिल रहा है रिजर्वेशन। अब जो दूसरे एक्सपर्ट थे उनका ये कहना था कि देखो, अगर आप बुद्धिस्ट और सिख को दे रहे हैं तो फिर कोई ऐसा रीज़न नहीं है आपके पास कि आप मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को ना दो, दलित मतलब इनको एससी स्टेटस ना अकॉर्ड करो। हाँ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो एक कमेटी बनाई है रिसेंटली, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जो कि ये डिसाइड करेगी कि क्या ये डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया है कि नहीं फेस किया है। देखो, ऑब्वियस सी बात है, एससी स्टेटस प्रोवाइड करना और एससी में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के सबसे बड़ा कारण है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस होना। एंड सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस क्यों होगी? जब आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ रहेगा। अब हिंदुइज्म और बुद्धिज्म सिखिज्म में तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लेकिन क्या ये डिस्क्रिमिनेशन मुस्लिम्स और क्रिश्चियनिटी में हुआ है कि नहीं? क्योंकि ये अब्राहमिक रिलीजन है और वहाँ पे इस तरह का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो कुल क्या ये डिस्क्रिमिनेशन में हुआ है या नहीं? तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पता करने के लिए कमेटी भी बनाई है रिसेंटली, और वो कमेटी स्टडी अंडरटेक करेगी। एंड वंस इट हैज़ फॉर्म्ड इट्स बेसिस कि यस, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो लोग कन्वर्ट हुए थे दलित्स, वो अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली उनको एसटी स्टेटस अकॉर्ड किया जा सकता है। तो दिस इज़ द थिंग विच ऑथर सेज कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक अच्छा काम कर रही है, और वहाँ पे समझ में आएगा कि वेदर दे आर ट्रूली डिजर्विंग टू बी एससी और नॉट, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ ऑथर ने बताई है। अगली न्यूज़ है सेविंग द वल्चर्स ऑफ तमिलनाडु। आपको पता होगा कि मैंने कल भी बताया था ऐसे कि स्टेट जो है वो 4 स्पीशीज़ ऑफ वल्चर्स का घर है। इसमें कौन कौन से वल्चर्स आते हैं? द वाइट रम्प्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, एशियन किंग वल्चर एंड इजिप्शियन वल्चर। ये 4 वल्चर हैं जो कि तमिलनाडु में आते हैं। वाइट रम्प्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, एशियन किंग वल्चर और लास्ट आपका इजिप्शियन वल्चर। तो दीज आर द 4 वेराइटीज़ ऑफ वल्चर्स विच आर फाउंड देयर, है ना। इसके अलावा ऑथर ने कहा कहाँ कहाँ ये वल्चर्स देखने को मिलेंगे, तो आपको ये वल्चर्स देखने को मिलेंगे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में, विच इज़ देयर इन तमिलनाडु, और देन पार्ट्स ऑफ नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये याद रखिएगा, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, दे आर द क्रूशियल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ऑफ वल्चर पॉपुलेशन। इसके अलावा ऊपर के जो 4 वल्चर्स हैं उनके अलावा हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर और सिनरस वल्चर, ये भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं। तो हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर और सिनरस वल्चर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। कल मैंने आपको 9 वेराइटीज़ बताई थी वल्चर्स की जो कि इंडिया में है, जिसमें हमने बात की थी क्रिटिकली इंडेंजर्ड 4 वेराइटीज़ की। एक तो इंडेंजर्ड थी एक वेराइटी, फिर इसके अलावा जो नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ थे, सारे हमने कल बात की थी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एशियन किंग वल्चर जैसा आपका है, दैट इज़ अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, है ना। एशियन किंग वल्चर जो है वो आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। अब जो दूसरा सवाल ऑथर ने पूछा है वो क्या बोला कि क्या रीज़न है कि ये जो आपके वल्चर पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक जो मैंने कल आपको बताया था वो भी एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे आप देखो, एक तो लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, जो प्रे है उसके नंबर कम हो रहे हैं। अगर प्रे के नंबर डिक्रीज़ होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हाउ विल द पॉपुलेशन सस्टेन। दूसरा है यूज़ ऑफ सम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि कैटल्स में यूज़ की जाती है। डाइक्लोफिनैक, जबकि यहाँ पे देखो लिखा है ना डाइक्लोफिनैक, कल मैंने बताया। नीमोस्लाइड अभी भी यूज़ होती है। डाइक्लोफिनैक, कीटोप्रोफेन, ये सब यूज़ होता है। तो ये कैटल में दर्द के लिए तो आप दे देते हैं, लेकिन जब वल्चर पॉपुलेशन इसको फीड करती है इसमें, तो ऑब्वियसली दे लूज़ देयर एग्स, उनके एग्स ब्रिटल हो जाते हैं एंड वो फिर वहाँ पे मतलब अपनी पॉपुलेशन लूज़ करने लगती हैं। वल्चर्स क्या रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में? तो वल्चर्स आपको पता है कि ये स्कैवेंजर्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए काफ़ी योगदान देते हैं। मेनी डिसीजेज एंड टॉक्सिन्स आर प्रिवेंटेड टू इंटर इनटू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ दीज। इनके कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसे हैं जो इंटर नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये डेड एंड डिकेड जो कैटल्स हैं उनको मतलब जो बिफोर दे डिकम्पोज वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, एंड ये फिर हमको हमारे इन्वायरमेंट को बचाते हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इस तरीके के हार्मफुल इम्पैक्ट से। अनफॉर्चुनेटली इनका जो
मतलब है अभी ये जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, इस कारण से जो इनका टॉलरेंस था टुवर्ड्स दीज सब्सटेंसेस ये कम होता जा रहा है। और इसके अलावा इनका और भी उपयोग है, जैसे कि सिंगूर प्लेटू जो है, सिंगूर प्लेटू में एक टेम्पल है, वहाँ पे इतना टूरिज्म है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हैबिटाट ऑफ वल्चर्स ओनली, है ना। तो सिंगूर प्लेटू में एक टेम्पल है जहाँ पे लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, बट दे आर गोइंग देयर बिकॉज ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन ओनली, ठीक है ना। इसके अलावा एक और थ्रेट है वल्चर पॉपुलेशन की, दैट इज़ द लैंटाना कमारा। एक तरीके का इन्वेजिव वीड है ये। लैंटेना कमारा इज अ इन्वेजिव वीड इन इंडिया, जो जिस कारण से जो ये वल्चर्स हैं इनको अपना प्रे नहीं दिखता। दूसरा, इनके जो विजन है उसको हिंडर करता है, इनके साइट को हिंडर करता है ये। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। ये भी एक रीज़न है कि क्यों इनकी पॉपुलेशन dwindle कर रही है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अच्छा, सिंगूर प्लेटू भी यहीं पे है ना, तो ये आपको याद रखिएगा। अब देखो आप लिखा व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू प्रोटेक्ट द वल्चर्स इन द स्टेट। तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो उसने डाइक्लोफिनेक को बैन कर रखा है, विच इज़ अ ड्रग टू ट्रीट कैटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, है ना। And vultures in Singur Plateau utilize landscapes in neighboring Karnataka and Kerala. Experts have called for a synchronous vulture census. तो यहाँ पे तमिलनाडु ने एक और चीज़ कहा है कि भैया एक सिंक्रोनस वल्चर सेंसस भी करो अलॉन्ग विद केरला एंड कर्नाटका, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि कितने क्या नंबर्स है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब जो अगली न्यूज़ है वो है एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप। अब यहाँ पे एक नाम लिखा है तो मैं वो ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ। रीजन ऑफ ग्रोनिंजन, याद रखिएगा, द रीजन ऑफ ग्रोनिंजन, ये नीदरलैंड में है। अब यहाँ पे एक गैस फील्ड थी जिसका ऑपरेशन शुरू हुआ था 1963 में। गैस फील्ड थी ग्रोनिंजन की, रीजन ऑफ ग्रोनिंजन नीदरलैंड्स में है। अब वहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक आते थे, तो कई लोग प्रोटेस्ट करते थे कि इसको बंद कर दिया जाए, इस गैस फील्ड को। और डच गवर्नमेंट ने डिसाइड भी कर लिया कि ठीक है उसको बंद कर देंगे। बट रिसेंटली जैसा आपको पता है कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जो एनर्जी क्राइसिस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इस कारण से डच ने कहा है, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई देखो हमारे ऑप्शन ओपन रखने पड़ेंगे हमको, और अभी हम इतना जल्दी इसको बंद नहीं कर सकते। दिस इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी आपको पता है कि जो गैस सप्लाई थी रशिया की तरफ से जाने वाली, वो कम कर दी गई थी रशिया की तरह। नॉर्ड बीच में जो उनकी नॉर्ड सप्लाई वहाँ पे भी कमी कर दी गई थी। इस कारण से जो फर्टिलाइज़र और ये सब बनते हैं, इन सब के मात्रा में काफ़ी कमी आपको देखने को मिलेगी। इनका जो मैन्युफैक्चर है काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इंटायर यूरोप इज़ फेसिंग दिस क्राइसिस। एंड इस कारण से जो वहाँ पे ग्लोबल सप्लाई चेन है, वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, दे हैव ऑल डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग इन यूरोप। ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। अब एक बड़ी न्यूज़ यहाँ पर है, एक न्यू इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है फॉर प्रिजनर्स टू गेट आउट ऑफ द लीगल मेज स्विफ्टली। अब यहाँ पे क्या है ये, लगभग 450 प्रिजनर्स हैव वॉकड फ्री इन छत्तीसगढ़ आफ्टर लोक अदालत विच इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव एनीवेयर इन द कंट्री। लोक अदालत सेटअप किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा, विच इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव एनीवेयर इन द कंट्री, जहाँ पर कि जेल्स के अंदर ही लोक अदालत सेटअप किए जाएंगे। जेल के अंदर ही लोक अदालत सेटअप किए जाएंगे। एंड ये अदालत होंगी एवरी वर्किंग सैटरडे, हर वर्किंग सैटरडे को होंगी। एंड इट विल प्रोवाइड रिलीफ टू अंडर ट्रायल्स एंड इन सम केसेस कन्विक्टेड प्रिजनर्स। जो भी वर्किंग सैटरडेज होंगे वहाँ पे ये अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड प्रिजनर्स को रिलीफ देने के लिए लोक अदालत सेटअप किया जाएगा। और याद रखिएगा, ये लोक अदालत जो है, ऑल द अंडर ट्रायल्स हु हैव बीन नेम्ड इन ऑफेंसेस इन द CRPC दैट आर हर्ड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ऐसे केसेस जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट CRPC के अंतर्गत देखा जाते हैं, जैसे कि थेफ्ट हो गया, हाउस ट्रेसपास हो गया, चीटिंग हो गया, दे आर ऑल एलिजिबल फॉर दीज अदालत। इसके अलावा जो लोग एक्साइज एक्ट में या रेलवेज़ में आए हैं उनके लिए भी ये एलिजिबल रहेगा। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, लोक अदालत। दैट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द छत्तीसगढ़ प्रिजन डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ देखो यहाँ पे है कि जो आर्मी है वो 4th राउंड ऑफ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करेगी। एंड ये पूरी की पूरी इंडिजिनस रहेगी। याद रखेगा, आर्मी चीफ जो है इस समय जनरल मनोज पांडे, उन्होंने कहा है कि इस बार जो पूरा का पूरा हम इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करेंगे वो इंडियन इंडस्ट्रीज से करेंगे। अब ये 4th टाइम है जब ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है। याद रखेगा, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर आर्मी को ही दे रखा है। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर जिसमें कि वो 300 करोड़ तक का, याद रखिएगा, अगर वो 300 करोड़
तक का वेपन प्रोक्योर करना चाहते हैं, दे कैन प्रोक्योर इट विदाउट एनी फर्दर क्लियरेंस। 300 करोड़ तक का वेपनरी वो कर सकते हैं प्रोक्योर विदाउट एनी फर्दर क्लियरेंस, कोई अलग से फर्दर क्लियरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन प्रोक्योर दैट। एंड जनरल मनोज पांडे का ये भी कहना है कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसने हमको सिखाया है कि हमको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा और अपने स्पेयर मेंटेन करके रखने होंगे, इसी कारण से एक्विजिशन किया जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब सेंटर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें वो जो आपका काशी और तमिलनाडु है इसके बॉन्ड को इम्प्रूव करेंगे। इस कारण से एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव जो उन्होंने लॉन्च किया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत वो काशी और तमिलनाडु को जोड़ रहे हैं, सिविलाइजेशनल लिंक को जोड़ रहे हैं बिटवीन द टू प्लेसेस। और इसी कारण एक बैच है कुछ लोगों का, लगभग आई थिंक 2500 लोगों का, जिसमें 12 ग्रुप बनेंगे। 2500 लोगों का ग्रुप है जिसमें 12 ग्रुप बनेंगे 2500 लोगों का, और 12 ग्रुप में डिवाइडेड रहेंगे। एंड वो ट्रेवल करेंगे टू वाराणसी बाय ट्रेन्स। एंड इस पीरियड के दौरान फिर वो जो दोनों की सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं उनको रिकिंडल किया जाएगा इन प्लेसेस की, दैट इज़ अ थिंग। फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स इन्फ्रिंज अपॉन लैंड राइट्स ऑफ ट्राइब्स पीपल, NCST चीफ। अब हर्ष चौहान जो कि NCST के चीफ हैं, उनका ये कहना है कि जो अभी रिसेंटली फॉरेस्ट अमेंडमेंट आए थे, फॉरेस्ट रूल्स में अमेंडमेंट आए थे, चेंजेस आए थे, उनका उससे जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके राइट्स का हनन होगा। एंड हुआ क्या था एक्चुअली मैं आपको बता दूं, एंड अभी रिसेंटली जो रूल्स आए थे उसमें ये कहा गया था कि इट वाज एलिमिनेटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ लोकल ट्राइब्स पीपल। जो लोकल ट्राइब पीपल है उनके कंसेंट की रिक्वायरमेंट को रिमूव किया जा रहा था। कौन से कंसेंट की रिक्वायरमेंट को, कि अगर फॉरेस्ट लैंड का यूज़ किसी और काम के लिए डाइवर्ट करना है, फॉरेस्ट लैंड का यूज़ किसी और काम के लिए डाइवर्ट करना है, तो इसके लिए पहले क्या होता है, परमिशन लगती है जो लोकल ट्राइब्स पर्सन है। लेकिन ये जो नए चेंजेस थे जो 2022 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स आए थे, उसमें ये चीज़ बेसिकली कही गई थी कि वहाँ पे उनके कंसेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो दैट वाज एक्चुअली अ मिसयूज़ एंड दैट वाज एक्चुअली इन्फ्रिंजिंग अपॉन द पावर्स ऑफ द ट्राइब्स पीपल। तो ये चीज़ वही उन्होंने कही है। उत्तर प्रदेश को मिला है टॉप ऑनर्स एट PMAYU अवार्ड्स। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत जो टॉप स्टेट परफॉर्मिंग स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया है अवार्ड, ये दिया है उत्तर प्रदेश को। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अभी न्यूज़ हम NCST के बारे में बात कर रहे थे, तो NCST याद रखेगा 19 फरवरी 2004 में बना था, अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 338 के अंतर्गत, और एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था आर्टिकल 338A। आर्टिकल 338A ऐड किया गया था, तब बना था आपका ये। और कॉन्स्टिट्यूशन का 89th अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में NCST को बनाया गया है। NCST का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, एक चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन होता है, 3 मेंबर्स होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट एंड हिज हैंड एंड सील, and at least one member should be women. Chairperson, vice chairperson and other members, they hold the office for 3 years term. The members are not eligible for appointment for more than 2 terms. 2 टर्म से ज़्यादा ये नहीं अपॉइंट हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है होता है, चेयरपर्सन उसको रैंक होती है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की, वाइस चेयरपर्सन की रैंक होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, एंड मेंबर्स की रैंक होती है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो फाइनली यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, शिव नाडार इज़ मोस्ट जनरस, प्रेम जी सेकंड इन हुरून इंडिया लिस्ट। तो हुरून इंडिया लिस्ट जो आती है जिसमें कि सबसे अधिक डोनेशन किसने दी, सबसे अधिक जनरस कौन था, हुरून की लिस्ट आती है, उसमें शिव नाडार जो है नंबर 1 में है। एंड इसके अलावा विप्रो के अजीम प्रेम जी जो थे वो नंबर 2 पे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। एडेलगिव नाम की संस्था है, एडेलगिव देता है ये हुरून लिस्ट, एडेलगिव EDELGIVE। तो दैट इज़ द थिंग। आई होप यू आर क्लैरिटी, दैट इज़ इट फॉर the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.